पुलिस रिमांड 15 दिन से बढ़कर 90 दिन की गई है। भारतीय के बाद उसे न्यायिक हिरासत यानी जेल में भेजना अनिवार्य था। इसका उद्देश्य मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना गया और न ही संसदीय समिति की सिफारिश को माना बनाती है तो भी पुरुष को ही आरोपी माना जाएगा। ये आईपीसी की जानकारी सार्वजनिक होगी तो बड़े पैमाने पर आरोपी की जानकारी है तो उसे कार्रवाई करने से रोकने के लिए कोई भूख हड़ताल, आत्महत्या की धमकी या प्रयास करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। इसमें एक साल पांडे 1 जुलाई 2024 से लागू 3 नए क्रिमिनल कानूनों के कई प्रावधानों में ऐसे ग्रे एरिया है जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन पुलिस हिरासत की समय सीमा बढ़ाकर 90 दिन करने से जमानत का अधिकार प्रभावित हो सकता है। एडल्ट्री का प्रावधान पीछे के रास्ते से जारी रखा गया है और दोषी पुरुष को ही माना जाएगा। जबरन अप्राकृतिक संबंधों को गैर कानूनी नहीं माना गया है। तीनों नए क्रिमिनल कानूनों के 8 ऐसे ही ग्रे एरिया जानेंगे जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस रिमांड 15 दिन से बढ़कर 90 दिन की गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस में पुलिस हिरासत की समय सीमा को 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। अब 90 दिन की रिमांड को एक साथ या टुकड़ों टुकड़ों में लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि आरोपी को 3 महीने तक पुलिस के कब्जे में रखा जा सकता है। अगर 15 दिन पूरे होने से पहले बेल मिल गई तो पुलिस एक दिन पहले रिमांड के लिए आवेदन दे सकती है और बेल रद्द हो जाएगी। इससे पहले सीआरपीसी की धारा 167(2) के अनुसार किसी आरोपी को पुलिस अधिकतम 15 दिन ही रिमांड में रख सकती थी। उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत यानी जेल में भेजना अनिवार्य था। इसका उद्देश्य था पुलिस को सही तरीके से समय पर जांच करने के लिए मोटिवेट करना। वही रिमांड में यातना और जबरन कबूलनामे की आशंका को कम करना था। ये जमानत के अधिकार पर अतिक्रमण जैसा है। पुलिस लोगों को ज्यादा प्रताड़ित कर सकेगी। अगर कोई 90 दिन तक रिमांड पर रहेगा तो वकील का खर्चा भी बढ़ेगा। साल 2018 में जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 यानी एडल्ट्री के कानून को असंवैधानिक बताया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह कानून महिलाओं की डिग्निटी के अधिकार का उल्लंघन करता है जो उसे संविधान के आर्टिकल 21 से मिली है। इसके बाद संसदीय उप समिति ने सिफारिश की थी कि एडल्ट्री कानून के में बदलाव कर उसे जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। बीएनएस के सेक्शन 84 कहता है कि किसी शादीशुदा महिला को धमकाकर, फुसलाकर उससे अवैध संबंध बनाने के इरादे से ले जाना अब भी अपराध माना गया है। ये आईपीसी में एडल्ट्री का ही हिस्सा था। पीछे के रास्ते से एडल्ट्री कानून जारी रहेगा। बीएनएस में एडल्ट्री कानून को तो खत्म कर दिया गया लेकिन उसके सब सेक्शन को अलग अलग धारा बनाकर शामिल किया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना गया और न ही संसदीय समिति की सिफारिश को माना गया। दिक्कत यह होगी कि यदि कोई शादीशुदा महिला अपनी मर्जी से किसी के साथ संबंध बनाती है तो भी पुरुष को ही आरोपी माना जाएगा। ये आईपीसी में भी था जिसे नए कानून को भी पीछे के रास्ते से जारी रखा गया। इस कानून के जरिए अभी भी महिला की डिग्निटी के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। 3 पे आता है पुरुष और ट्रांसजेंडरों के साथ बलात्कार का कोई कानून नहीं। बीएनएस में अप्राकृतिक सेक्स वाले शीर्षक आईपीसी की धारा 377 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब एक पुरुष को रेप या ट्रांसजेंडर से रेप के पीड़ितों के लिए कोई कानून नहीं है। संसदीय उप समिति ने सुझाव दिया था कि अगर कोई पुरुष दूसरे पुरुष के साथ बिना सहमति से अप्राकृतिक संबंध बनाता है या कोई पति अपनी पत्नी से जबरन अप्राकृतिक सेक्स करता है तो उस पर 370 लागू किया जा सके। हालांकि बीएनएस में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया यानी अप्राकृतिक संबंध, समलैंगिकता आदि के पीड़ितों के पास कोई उपाय नहीं होगा। बीएनएस की धारा 37 में प्रावधान है कि हर पुलिस स्टेशन और जिले में एक नॉमिनेटेड पुलिस अफसर होगा। ये अफसर गिरफ्तार किए आरोपी का नाम और पता उसके खिलाफ लगाए गए अपराध की जानकारी रखने के लिए जिम्मेदार होगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि जानकारी हर पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय में डिजिटल मोड सहित किसी भी तरीके से प्रमुखता से डिस्प्ले की जाए। यह प्रावधान आरोपी व्यक्ति की निजता के अधिकार और दोषी साबित होने तक निर्दोषता के अनुमान के अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण है। जब किसी आरोपी की पर्सनल डिटेल डिजिटल मोड से डिस्प्ले होगी तब आम लोग आरोपी के दोषी होने या अपराध में शामिल होने जैसा मान सकते हैं। जब आरोपी की जानकारी सार्वजनिक होगी तो बड़े पैमाने पर आरोपी की जान का खतरा हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 226 के मुताबिक किसी पब्लिक सर्वेंट को ऑफिशियल ड्यूटी से रोकने के लिए सुसाइड का प्रयास करना अब अपराध होगा। अगर सरकारी अफसर या कर्मचारी को गलत कार्रवाई करना चाहता है तो उसे कार्रवाई करने से रोकने के लिए कोई भूख हड़ताल, आत्महत्या की धमकी या प्रयास करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। इसमें 1 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी सरकारी फैसले के खिलाफ भूख हड़ताल करता है तो उसे आत्महत्या का प्रयास माना जाएगा। उसे इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे उसके विरोध का अधिकार भी छीन सकता है। पहली बार कम्युनिटी सर्विसेज का जिक्र सजा के तौर पर है। इसमें बीएनएस और बीएनएसएस की एक नई सजा कम्युनिटी सर्विस का जिक्र किया गया है। बीएनएस की धारा 4
एफ में कहा गया है कि मृत्युदंड, उम्र कैद, कठोर और साधारण कैद जैसी सजाओं के बीच कम्युनिटी सर्विस लगाई जा सकती है। बीएनएसएस की धारा 23 में भी कम्युनिटी सर्विस के बारे में बताया गया है। कम्युनिटी सर्विस का अर्थ वह कार्य होगा जिसे कोर्ट किसी दोषी को सजा के तौर पर करने के लिए आदेश दे सकता है, जिससे समाज का भला हो। तो नई कानून में ये कहीं भी नहीं बताया गया कि कम्युनिटी सर्विस क्या होगी। संसद की स्थायी समिति ने विशेष रूप से सिफारिश की थी कि कम्युनिटी सर्विस शब्द को विशेष रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कानून को लागू करने को लेकर पैदा होने वाले भ्रमों से बचा जा सके। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ललित कुमार बनाम उत्तर प्रदेश के एक मामले में फैसला दिया था। संज्ञेय अपराध का पता चलने पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन अपवाद के तौर पर केवल कुछ मामलों एफआईआर के पहले प्राथमिक जांच की छूट दे दी गई। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(3) में ऐसे संज्ञेय अपराध जिनमें 3 से 7 साल की सजा है, उनकी एफआईआर के पहले प्राथमिक जांच करने की बात कही गई है। इससे आम आदमी को भी परेशानी होगी। ऐसे मामलों में प्राथमिक जांच का बहाना देकर पुलिस कर्मचारी एफआईआर दर्ज करने में देरी कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि संज्ञेय अपराध में सजा की परवाह किए बिना पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। प्रारंभिक जांच केवल शिकायतों में ही की जा सकती है। इसका मतलब है कि बीएनएसएस की ये धारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। बीएनएसएस की धारा 355(1) में किसी भी अपराध के आरोपी पर उसकी गैर हाजिरी में मुकदमा चलाया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है। यदि यदि ऐसा होता है तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उसके मामले में निष्पक्ष सुनवाई हुई है। आर्ट गैलेरिया में इतर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन कई धाराओं के नाम हिंदी में है, इससे गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में दिक्कत हो सकती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल ने इस पर आपत्ति जताई है। तीनों सरकार ने इस बात पर ऑब्जेक्शन जताया है, तीनों कानूनों के नाम हिंदी में क्यों है। कई जगहों पे इस तीन नए क्रिमिनल कानून का विरोध किया जा रहा है। किस तरह से इसको सरकार और किस तरह से इसको प्रशासन और शासन लेता है, इसको हम लोग देखेंगे। जय हिंद।